वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये आपके अक्टूबर महीने का है, ठीक है, अक्टूबर 2021 का है। अगर आप लोग को वीडियो जिस प्रकार से हम बना रहे हैं, अगर पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, अगर हेल्पफुल आपको लगेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम जनवरी से बना देंगे, ठीक है। जनवरी महीने से हम पूरा बना देंगे आपका नवंबर तक। अगर आपको अच्छा लगेगा तब कमेंट कीजिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा तभी, ऐसे नहीं करना कमेंट, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। तो इसमें पहला है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति का संदेश। इसमें आपको याद रखना ये संदेश किस तारीख को दिया गया, तो 14 अगस्त 2021 को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, ठीक है। इसमें आपको नोट करना है कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने बताया कि क्योंकि इस वर्ष हम जो है हम सब अपनी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। नोट कर लीजिएगा, 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे, से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कोविड से प्रभावित कुछ उद्यमों को जो है प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने हाल ही में 6.28 लाख करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन में सरकार की नीतियों का उल्लेख। तो जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनके द्वारा 15 अगस्त 2021 को जो है राष्ट्र के नाम संबोधन किया गया। और कहाँ से किया गया? दिल्ली के लाल किले। और नोट कर लीजिएगा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें है कि बड़ा पॉइंट है कि नोट कर लीजिएगा, अपने इस संबोधन के शुरू में ही जो है 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों को अमृतकाल बताते हुए, स्वतंत्रता के जो है 75 वर्षों को अमृतकाल बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अमृतकाल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आज़ादी के 100 वर्षों तक ले जाएगी। और अमृतकाल का लक्ष्य एक ऐसे भारत का निर्माण करना, जो अमृतकाल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण करना। उन्होंने बताया जहां विश्व का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर माने कि आधारभूत संरचना हो, इसके साथ ही शीघ्र ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान गतिशक्ति की निकट भविष्य में शुरुआत करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की। और साथ में 100 लाख करोड़ की यह योजना लाखों युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करेगी। और लोगों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा हाल ही के वर्षों में शुरू की गई योजनाओं, स्वनिधि योजना, जल जीवन मिशन, आरक्षण की नई व्यवस्था, डीप ओशन मिशन, वोकल फॉर लोकल, स्वामित्व योजना आदि का उल्लेख करते हुए इन सब से हुए लाभों पर टिप्पणी प्रधानमंत्री ने की है, ठीक है। तो लोग जान लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है अपने कुछ दिन पहले ही, जैसे कि प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया कि अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसका नाम है विक्रांत, ठीक है, उसको समुद्र में ट्रायल के लिए उतारा गया। तो नोट कर लीजिएगा, स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत कौन है? विक्रांत है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, विक्रांत है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बताया गया कि देश में जो है 80% से अधिक किसान जो हैं ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, जिसके पास जो है 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है या मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि किस प्रधानमंत्री ने कितने बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वजारोहण किया, इसे नोट कर लीजिएगा। तो सबसे अधिक बार जवाहरलाल नेहरू करते हैं 17 बार, ठीक है, 17 बार। उसके बाद इंदिरा गांधी 16 बार, मनमोहन सिंह 10 बार और नरेंद्र मोदी 8 बार, ठीक है। इसमें नरेंद्र मोदी के बारे में याद रखिएगा कि गैर कांग्रेसी के रूप में जो है 8 बार लाल किलों पर ध्वजारोहण करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं गैर कांग्रेसी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट
उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, कि ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र को जो है बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। इसे भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबको हम मार्क कर दिए हैं, आप लोगों को सिर्फ आराम से सुनना है। अगर आप लोग लिख भी नहीं रहे हैं तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है, तो आराम से सुनते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आरक्षण हेतु विभिन्न जातियों को जो है ओबीसी में डालने का अधिकार अब राज्यों को दे दिया गया है। पहले भी राज्यों का अधिकार था, लेकिन 2017 में जो है अधिकार छीन लिया गया था। अब वापस 2021 में अधिकार ये दे दिया गया है। तो आपके इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए कि किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है, तो 105वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 105वां संविधान संशोधन के तहत। साथ में आपको अगर पूछा जाएगा कि कौन सा बिल था, किस नंबर का बिल था, तो 127 नंबर का बिल था, नोट कर लीजिएगा। ये दोनों एग्ज़ाम में पूछा जाता है। साथ में आपको याद रखना है कि लोकसभा में जो लोकसभा से कब पास होता है और राज्यसभा से कब पास होता है, नोट कर लीजिएगा। तो 10 अगस्त को आपके पास होता है लोकसभा से, और 11 अगस्त को पास होता है आपके राज्यसभा से, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद इसे पढ़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो भी आई है, ठीक है, कि भारत के 4 और जो भूमि को हैं रामसर स्थल में शामिल कर लिया गया। भारत के 4 और भूमि को जो है रामसर साइट में शामिल कर लिया है। तो कौन कौन स्थल है, तो पहला उसमें है गुजरात के 2 स्थल है, ठीक है, गुजरात के 2 स्थल है। एक का नाम है थोल झील और दूसरा का नाम है बाधवाना झील, ठीक है। पहला का नाम है थोल झील और दूसरा का नाम है बाधवाना झील। उसके बाद 2 है हरियाणा का, ठीक है, ये तो 2 हो गया आपके गुजरात का, अब 2 हरियाणा का है, ठीक है। तो हरियाणा कौन कौन है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। ये दोनों नोट कर लीजिएगा, इसके साथ ही आपको नोट कर लेना है कि अब कितने हो गए टोटल। पहले 42 थे रामसर साइट भारत में, अब हो गए 46, ठीक है, अब हो गए 46, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे नोट कर लीजिएगा कि यह पहला अवसर है जब हरियाणा के किसी आर्द्र भूमि क्षेत्र को जो है रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। और यहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि राम जो आपकी आर्द्र भूमि किसे बोला जाता है, ठीक है, ऊपर में लिखा हुआ है, इसे पढ़ लीजिएगा, पहला ही लाइन लिखा हुआ है। उसके बाद आपको जानना है कि रामसर स्थल के बारे में, ठीक है। रामसर स्थल जो है पृथ्वी के ऐसे आर्द्र भूमि क्षेत्र है जो जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें यूनेस्को की रामसर संधि के तहत जो है रामसर स्थल के रूप में अधिकृत किया गया है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। रामसर संधि जो है कब अस्तित्व में आता है, तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैरिस्पियन सागर के तट पर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 2 फरवरी 1971 में अस्तित्व में आता है, ईरान में आता है, और कैरिस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर जो शहर है वहाँ पर एक कन्वेंशन किया जाता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, रामसर शहर में। तो इसी के नाम पर आ गया रामसर कन्वेंशन, रामसर शहर में हुआ था और रामसर कन्वेंशन कहा जाने लगा, ईरान का शहर है। तो इसमें आपको याद रखना कि 2 फरवरी 1971 को तो ये आपकी क्या संधि हुआ, ठीक है, संधि हुआ, लेकिन लागू कब से हुआ, तो ये संधि जो है रामसर संधि ये लागू होता है 1975 से, ठीक है, 1975 से। इसका उद्देश्य क्या था कि पृथ्वी पर स्थित आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, इसका उद्देश्य था। अब भारत कब शामिल होता है रामसर संधि में, तो आप याद रखिएगा भारत जो शामिल होता है 1 फरवरी 1982 को, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 फरवरी 1982 को जो है भारत इसमें शामिल हो जाता है। और भारत का पहला स्थल कौन सा है जो रामसर में शामिल किया जाता है, तो भारत का जो पहला स्थल है चिल्का झील है, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील, इसे नोट कर लीजिएगा। ये भारत का पहला रामसर स्थल है। अभी 4 को शामिल किया गया है, इसे देख चुके हैं हम लोग, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब 46 हो गए टोटल भारत में, ठीक है। उसके बाद आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो रामसर स्थल है भारत में, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन देख लीजिए, जैसे कि अष्टमुडी वेटलैंड केरल में है, भितरकनिका उड़ीसा में है, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में, चिल्का झील उड़ीसा में है, डिपोर झील ये असम में है, ठीक है। उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में है, लोकटक झील मणिपुर में है, नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। उसके बाद है पोंग बांध झील, ठीक है, पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, शायद सबसे छोटा झील है ये, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा,
सबसे छोटा झील है, शायद पूछा जाता है एग्जाम में। बीपीएससी नहीं, बिहार दरोगा में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, बिहार इन्फोर्समेंट में, इसे नोट कर लीजिएगा, बिहार इन्फोर्समेंट में पूछा गया था। तो रेणुका झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद रुद्र सागर झील नोट कर लीजिएगा, त्रिपुरा में रुद्र सागर झील, ठीक है। सांभर झील राजस्थान में है। और तोसो मुररी ये लद्दाख में है। वेवनाड कोल बेटलैंड केरल में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर। सुंदरबन बेटलैंड पश्चिम बंगाल में है। आसन बैराज उत्तराखंड में है। ये काबर झील इसे बोलते हैं कबरताल झील, इसे नोट कर लीजिएगा। 67th बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। 67th चाहे जो भी बिहार का एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कांवर झील या कबरताल झील ये बिहार में स्थित है। बिहार के कहाँ पर है? तो बेगूसराय में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। उसके बाद तोसोकर बेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। और थोर झील देख चुके हैं, गुजरात में है। बाधवान झील गुजरात में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडवाना वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? हरियाणा में। इंपॉर्टेंट इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि AK-103 राइफलों खरीदने के लिए रूस के साथ भारत का सौदा, बस इतना ही आपको याद रखना है कि। और AK-103 जो राइफल खरीदे जाएंगे किसके स्थान पर? तो राइफल का नाम है इंसास, ठीक है, इंसास राइफल के स्थान पर, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम के स्थान पर, ठीक है। तो इसमें नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि AK-103 राइफल खरीदने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? रसिया के साथ। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा, देश का नाम पूछा जाता है आपसे, आपको इजराइल दे देगा, रसिया दे देगा, तो आपको याद रखना है कि रसिया, ठीक है, रसिया। नेक्स्ट है कि GSLV F-10 के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 का प्रक्षेपण विफल हो गया है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। और ये प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के इसरो के द्वारा किया गया था, ठीक है। स्वदेशी निर्मित अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, इसे नोट कर लीजिएगा, जो विफल हो गया। और कहाँ से स्थापित किया गया, कहाँ से इसे छोड़ा गया था? तो इसरो के श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था, नोट कर लीजिएगा, इसरो के श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। इसमें आपको याद रखना है कि जो इसका पहला चरण और दूसरा चरण ठीक काम करता है, इस जो रॉकेट का पहला चरण और दूसरा चरण तो ठीक काम करता है, लेकिन जो इसका तीसरा चरण है जो क्रायोजेनिक इंजन होता है वो ठीक से परफॉर्मेंस नहीं करता है, जिसके कारण ये मिशन फेल कर जाता है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। और भारतीय उपमहाद्वीप में मौसम संबंधी गतिविधियों एवं निगरानी के लिए इस उपग्रह का कार्यकाल जो है लगभग 10 वर्ष अनुमानित किया गया था, लेकिन ये तो फेल कर गया, तो बस जान लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि फिटनेस टेस्ट पर खरे ना उतरने वाले मोटर वाहनों का पंजीकरण निरस्त होगा। नई स्क्रैप नीति की घोषणा कर दी गई है और इसके तहत बताया गया है कि इस नीति के तहत जो है सरकारी व वाणिज्य वाहन जो है 15 वर्ष पश्चात और निजी वाहन जो है, जो निजी वाहन है 20 वर्ष पश्चात जो है वो स्क्रैप के लिए चले जाएंगे, मतलब इनको जो है ख़त्म कर दिया जाएगा, इनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा। तो जो सरकारी वाहन होगा 15 वर्ष और प्राइवेट वाहन जो होगा 20 वर्ष। लेकिन उसमें कुछ अपवाद भी है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस देना होगा, उसके बाद आप गाड़ी चला सकते हैं, उसमें बहुत सा ज़्यादा आपके तामझाम करना पड़ेगा, आगे पढ़ सकते हैं आप लोग। और इसमें जो स्क्रैप पॉलिसी है उससे छूट भी दिया गया है, तो छूट किसे किसे दिया गया लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हाइब्रिड वाहन है, जो CNG से चलता है, एथेनॉल LPG की जो ईंधन से चलता है, उसे छूट दी गई है, इसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। साथ में जो स्क्रैप कराने पर जो प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा, अगर गाड़ी स्क्रैप करवा देते हैं आप तो आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और नए वाहन खरीदने पर आपको 5% तक जो है छूट दी जा सकती है। और साथ में नए वाहन के लिए पंजीकरण का शुल्क आपको नहीं लगेगा। और साथ में रोड टैक्स जो है 25% तक छूट, जो रोड टैक्स लगता है उसमें 25% तक छूट दी जाएगी जो भी गाड़ी का स्क्रैप करवाएगा अपना 20 साल में निजी व्यक्ति, ठीक है, अगर 15 साल में सरकारी गाड़ी, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, नई स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इसे कचरे से कंचन माने कि वेस्ट टू वेल्थ अभियान की मतलब बोला गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो वेस्ट से वेल्थ। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा कि 1 जुलाई 2022 से जो है देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण व इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि देश में जो है बुजुर्गों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता के मामले में कौन सा राज्य को कौन सा स्थान मिला है। इसमें देखना है क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो बुजुर्ग हैं उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे अच्छा कहाँ पर है, तो जहाँ 50 लाख से आबादी है उसमें पहला स्थान मिलता है राजस्थान को।
और दूसरा स्थान मिलता है महाराष्ट्र को, तीसरा स्थान बिहार को। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जहाँ 50 लाख से अधिक आबादी है बुजुर्गों की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 50 लाख से कम बुजुर्ग जनसंख्या वाले राज्यों में जो है पहला स्थान कौन है, तो पहला स्थान मिला है आपके हिमाचल प्रदेश को, और दूसरा स्थान मिला है उत्तराखंड को, और तीसरा मिला आपके हरियाणा को। इतना आप सभी को नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिका व सहयोगी देशों की सेनाएं की अफ़गानिस्तान से वापसी के पश्चात सत्ता अब तालिबान के हाथों में चला गया है। तो इसमें आपको याद रखना है कि अमेरिका जो अफ़गानिस्तान से कब चला गया, तो 30 अगस्त 2021 को चला जाता है। इसमें आपको याद रखना है कि 20 वर्षों से अफ़गानिस्तान में टिकी अमेरिका व नाटो की सेना जैसे ही वापस जाती है, या बहुत सी सेना वापस चली जाती है, तो बहुत कम सेना बचती है आपके अफ़गानिस्तान में। तो उसी समय क्या करता है जो अफ़गानिस्तान में तालिबान है, वो 15 अगस्त 2021 को काबुल में राष्ट्रपति भवन पर नियंत्रण कर लेता है। मतलब कि जो काबुल पर कब्जा कर लेता है 15 अगस्त को, ठीक है। और जो वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं अशरफ गनी इस्तीफ़ा दे देते हैं और देश छोड़ के चले जाते हैं। और देश छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, नोट कर लीजिएगा, UAE में शरण ले लेते हैं, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात में शरण ले लेते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको याद रखना है कि USA है अरबों डॉलर खर्च करता है आपके अफ़गानिस्तान में, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि 4 दिन भी जो अफ़गानिस्तान की सेना है नहीं टिक पाती है। इसमें आपको नोट कर लेना है कि 1996 से 2001 तक जो है तालिबान की पहली बार सरकार थी। अब दूसरी सरकार कब से शुरू हो गई है, 2021 से आगे शुरू हो गई है। अब कब तक चलता है अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार है, तो भविष्य के गर्भ में हम लोग आगे देखेंगे। साथ में जो अमेरिका है उस पर विवाद खड़ा हो गया कि अमेरिका के बहुत से जो हवाई जहाज़ हैं, बहुत से हवाई जहाज़ आपके अफ़गानिस्तान में ही रह गए। तो इससे विवाद खड़ा हो गया कि तालिबान जो है उस जो लड़ाकू विमान है उसका इस्तेमाल कर सकता है और देशों पर। तो अमेरिका ने बोला कि हमने उस जहाज़ को इस हाल में बना दिया है वो कभी उड़ ही नहीं सकता है, जो जहाज़ है कभी आपके उड़ान नहीं भर सकता है। तो इन लोगों ने क्या किया, जो जहाज़ होता है उसे डिसेबल कर दिया, ठीक है। बोलते हैं ना किसी चीज़ को इनेबल कर देना, डिसेबल कर देना। तो जो आपके अमेरिका के इंजीनियर थे उन सभी लड़ाकू जहाज़ों को जो है डिसेबल कर दिया है, वो कभी उड़ ही नहीं पाएंगे, सिर्फ वो शोभा के लिए रखा रहेगा आपके अफ़गानिस्तान में। तालिबान उसे जितना भी प्रयास करना है कर ले, कभी बनने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पर कि पूर्व 30 अगस्त की रात्रि में जो है चले जाते हैं, अमेरिका चली जाती है। अमेरिका की जो लास्ट फ्लाइट होता है वो चला जाता है आपके अफ़गानिस्तान से। तो उसके बाद क्या करता है कि जो अफ़गानिस्तान में तालिबान के शासन हो गया था, तो उसके लड़ाके जो है लगातार हवा में फायरिंग मारकर जो खुशी मनाते हैं, और उसी क्रम में इन लोगों ने करीब 70 लोगों को मार दिया था, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि कितने ये लोग क्रूर लोग हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत अफ़गानिस्तान संबंधों की नई दिशा पर प्लस चिन्ह लग गया है। तो इसे नोट कर लीजिए कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में क्या संबंध थे। तो भारत अफ़गानिस्तान सामरिक भागीदारी 2011 में समझौता किया गया था। उसके तहत जो है उसी के तहत जो है भारत बहुत जो क्षेत्र है जो अफ़गानिस्तान के पुनः निर्माण, शिक्षा इत्यादि में आपके इन्वेस्ट कर रहा था। तो आपको नोट कर लेना है कि भारत का पैसा कहाँ कहाँ फंस गया। तो इसमें नोट कर लेना है कि सलमा बांध किसके द्वारा बनाया गया, भारत के द्वारा बनाया गया है, और किस प्रांत में है, तो हेरात प्रांत में है, और 42 मेगावाट क्षमता वाला ये बांध है, ठीक है। 42 मेगावाट क्षमता के सलमा बांध का निर्माण भारत के द्वारा कराया गया है, और इसे नोट कर लीजिएगा, इसे मैत्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। और ये बांध पूरा कब हो गया था, 2016 से ये बांध पूरा हो गया था, 2016 में ये बांध पूरा हो गया था, ठीक है। उसके बाद है संसद का निर्माण भारत के द्वारा करवाया गया। जो अफ़गानिस्तान का संसद है उसका निर्माण भारत के द्वारा करवाया गया। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्टोर पैलेस का नवीकरण जो है उसे भारत के द्वारा ही उसका नवीकरण किया गया था। उसके बाद है कि जरांग डेलाराम, इम्पोर्टेंट है, जो जरांग डेलाराम राजमार्ग है अफ़गानिस्तान के ईरान सीमा के निकट जो आपके ये जरांग है, और जो डेलाराम है आपके ये पूरा अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर आपके जरांग है, ठीक है, और डेलाराम इस साइड में है, ठीक है। तो ये भारत के द्वारा बनाया गया था, भारत के BRO, ठीक है, सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया था। और इस पर कितना खर्च आया था, तो इस पर $15 करोड़ खर्च आया था। मेन लक्ष्य था भारत का कि इसे ईरान से कनेक्ट करके हमारा चबाहर पोर्ट है ईरान में, उससे लिंक करना था, ठीक है।
ये जो जरांग दिलाराम राजमार्ग है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आगे देखिए, इसमें आगे है कि विद्युत क्षेत्र में जो है सहायता। अफ़गानिस्तान में विद्युत एवं संचार क्षेत्र के विकास हेतु जो है बगलान प्रांत की राजधानी पुल ए खुमरी में एक जो है 2020 KBDC ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना भारत के द्वारा किया गया था, जिससे जो है काबुल को लाइन मिलता है। ठीक है, जो आज तालिबान लोग जो लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भारत के द्वारा जो वहाँ पर एक KBDC ट्रांसमिशन है भारत के द्वारा लगाया गया था। उसके बाद परिवहन के क्षेत्र में भारत जो है अफ़गानिस्तान को 400 बसें देता है, 200 मिनी बसें देता है, बहुत कुछ आपको जो है भारत सरकार अफ़गानिस्तान को देती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप नोट स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देख लीजिए, वहाँ पर जो है काबुल में बच्चों की चिकित्सा के लिए जो है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड्स हेल्थ की स्थापना भारत के सहयोग से ही किया गया था। उसके बाद नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि भारत का अफ़गानिस्तान के साथ व्यापार। ठीक है, इसमें जो नीचे वाला या अफ़गानिस्तान से आयात कितना चीज़ हम करते थे, तो 509.49 मिलियन डॉलर का हम आयात करते थे, जबकि हम निर्यात कितना करते थे 825.78 ठीक है मिलियन डॉलर का हम निर्यात करते थे। इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि आसियान के क्षेत्रीय फोरम की बैठक में भारत की भागीदारी। तो आपको आसियान का फुल फॉर्म देख लेना है, साथ में जो आसियान की 28वीं बैठक हुई कहाँ पर होती है इसे नोट कर लीजिएगा, ब्रुनेई में होती है। ठीक है, ब्रुनेई में इसकी 28वीं बैठक होती है। इतना आपको याद रखना है। और साथ में आप लोग याद रख सकते हैं कि भारत की तरफ से कौन शामिल होने के लिए इसमें गया था। तो भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन ने किया। बस इतना ही नोट कीजिएगा, बाकी कुछ ज़रूरत हमारे लिए है नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में IPCC की ताज़ा रिपोर्ट में भावी खतरे की चेतावनी दी गई है। तो IPCC का मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। इनके द्वारा बहुत ही खतरनाक प्रिडिक्ट किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि अगर दुनिया नहीं संभली तो दुनिया के जो हमारे तट के इलाके के बहुत से शहर हैं पानी में समा जाएंगे। साथ में इनके द्वारा बताया गया कि जो आपके कृषि प्रभावित हो जाएंगे, कृषि प्रभावित हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और इनके द्वारा कारण बताया गया कि टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, तो कोयला, तेल, लकड़ी के जो प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन, इन सभी को जलाने के कारण ही जो धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, और इस टेम्परेचर को कम करने के लिए पेरिस समझौता भी हुआ था, जहाँ पर बताया गया था कि जो टेम्परेचर को हम लोग जो है 2021 तक 1.5 से 2 डिग्री के बीच में ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है टेम्परेचर। लेकिन इनके द्वारा बोला जा रहा है कि टेम्परेचर जो है करीब 4 डिग्री के आसपास बढ़ जाएगा, जो हमारे पृथ्वी के लिए खतरा है। ठीक है, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, हम मार्क कर दिए हैं, आप लोग चाहिएगा तो इसे आराम से पढ़ सकते हैं। जहाँ जहाँ मार्क किए सिर्फ उसी पढ़िएगा आप लोग। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ है कि SCO के कृषि मंत्रियों की वर्चुअल बैठक। ठीक है, वर्चुअल बैठक में भारतीय कृषि मंत्री की भागीदारी। तो जो SCO का ये वर्चुअल बैठक हुआ, इसकी मेज़बानी कौन कर रहा था, तजाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा था। और भारत के कृषि मंत्री कौन है, तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कृषि मंत्री हैं। तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। किसानों की आय दोगुना कब तक करने की बात की गई, 2022 तक। जो हम रेड किया हुआ है उसे आप लोग पढ़ सकते हैं कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति किसे बोला जाता है, आप लोग इसे सारा कुछ देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है आर्थिक वाणिज्य परिदृश्य में। इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि 2021-22 की पहली तिमाही में जो है GDP में 20.1%, जबकि GBA में 18.8% की वृद्धि हुई है। इसे नोट कर लीजिएगा। और यह आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो NSO के द्वारा जारी किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ भी याद रखना नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। और यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर एक ग्राफ बताया गया कि जो भारत का जो GDP वृद्धि दर है इसे किस प्रकार से बढ़ा है, किस प्रकार से घटा है। अभी बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, उसके कारण आवाज़ आपके माइक में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर आगे देखिए लिखा गया है कि 2020-21 में जो है देश में खाद्यान्न व तिलहनों सहित अधिकांश उपजों के उत्पादन अब तक के सर्वोच्च स्तर पर जो है कृषि मंत्री के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार बताया गया है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो कृषि मंत्रालय के 11 अगस्त 2021 के चौथे अग्रिम अनुमानों के तहत जो है 2020-21 में
प्रमुख फसलों का उत्पादन अनुमान लगाया गया है। तो बताया गया है कि कुल खाद्यान्न कितने उत्पादन किए जाएंगे, तो 308.65 मिलियन टन का उत्पादन किया जाएगा। और इसमें कितना मात्रा है आपके चावल का, तो 122.27 मिलियन टन है, जबकि गेहूं का 109.52 मिलियन टन है। ठीक है, और पौष्टिक और मोटे अनाज का कितना है, तो 51.15। आप लोग को तीनों 1 2 3 जो पॉइंट है उसे नोट कर लीजिएगा। चावल पहला, दूसरा गेहूं, तीसरा मोटे अनाज है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, और आगे कहीं पे कुछ लिखा गया है, और आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि पिराई सत्र 2021-22 के लिए जो है गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में 5 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि दर्ज की गई है। सही बोले आपको हम, किसानों के साथ भद्दा मजाक है। ठीक है, किसानों के साथ क्या है, भद्दा मजाक है। अच्छा बताइए, 5 रुपये बढ़ाता है, 5 रुपये से क्या हो जाएगा बेचारे को, खाद का दाम बढ़ा दिए हो बहुत ज़्यादा, और 5 रुपये बढ़ाने से क्या हो जाएगा, ये तो फालतू बात है। बस आप लोग जान लीजिएगा कि 285 रुपये था प्रति क्विंटल, अब कर दिया है 290 रुपये प्रति क्विंटल। बस बाकी कुछ भी आपसे यहाँ पर पूछा नहीं जाएगा। न्यूज है, उज्ज्वल योजना के दूसरे चरण में भरा हुआ गैस सिलेंडर भी निःशुल्क। गरीब परिवार की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए उज्ज्वल योजना के दूसरे चरण जो है उज्ज्वल 2.0 की शुरुआत कब की गई, नोट कर लीजिएगा। 10 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत कहाँ से की जाती है, तो उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले से। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले से। और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल तरीके से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट है कि एलपीजी कनेक्शन जो है, यह गैस कनेक्शन कम आय वाले उन परिवारों को दिए जा रहे हैं जो उज्ज्वल योजना के पहले चरण में शामिल नहीं हो सके, तो उनको ये कनेक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है कि जो लाभार्थी को एड्रेस प्रूफ के बिना जो है स्व घोषणा के आधार पर ही निःशुल्क कनेक्शन दिया जा रहा है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसे एक तरीके से हम मान सकते हैं कि इलेक्शन स्टैंड भी है, लेकिन ठीक है, इससे गरीबों का अगर भला हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर गरीब को भला हो रहा है तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि, तो दूसरा देख लिए, जो पहला आपके उज्ज्वला योजना कार्यक्रम था, ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो बलिया से शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू हुआ था। और इसमें था शुरुआत में कि 5 करोड़ महिलाओं को दिया जाएगा गैस कनेक्शन, उसके बाद बढ़ा कर दिया 7 करोड़, लेकिन दिया गया कितने करोड़ लोगों को, 8 करोड़ लोगों को जो है गैस कनेक्शन दिया गया पहले चरण में से। इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे कहाँ से शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू किया गया, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि पीएम किसान योजना की 9वीं किस्त जारी की गई। तो आपको याद रखना है जो पीएम किसान योजना कब शुरू की जाती है, तो दिसंबर 2018 में इसकी ये प्रारंभ होता है। और इसमें कितने पैसा दिया जाता है, तो इसमें 6000 रुपया दिया जाता है। और कितने किस्त में दिया जाता है, तो नोट कर लीजिएगा, 3 किस्त में। ठीक है, 3 किस्त में दिया जाता है 2000 रुपया, एक किस्त में 2000, और आपके टोटल 3 किस्त में दिया जाता है 6000 रुपये से। नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 30 सितंबर तक बढ़ा, तो हमारे काम का नहीं है, बढ़ गया तो बढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि देश में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता जो है अब 100 गीगावाट से अधिक हो गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, कितना हो गया, 100 गीगावाट से अधिक हो गया है। और यहाँ पर नोट कर लीजिए कि भारत में जो है विभिन्न स्रोतों से विद्युत स्थापित क्षमता, तो सबसे अधिक भारत में जो विद्युत कहाँ से उत्पादन किया जाता है, तापीय से। और कितना उत्पादन किया जाता है, टोटल आपके लगभग 61% के आसपास। ठीक है, जिसमें कोयला का सबसे बड़ा योगदान है 52%, फिर लिग्नाइट का 1.7%, गैस का 6.5%, डीजल का 0.1%। उसके बाद हाइड्रो, जो बड़ा वाला आपके प्लांट होता है वाटर वाला, ठीक है, उससे कितना होता है, तो उससे आपके होता है 12.1%। ठीक है, जबकि जो नाभिकीय न्यूक्लियर है उससे कितना होता है 1.8%। और जो अक्षय ऊर्जा है उससे बहुत ज़्यादा 25.2% जो है आपके बिजली का उत्पादन किया जाता है टोटल। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर देख लीजिए 100% हो गया टोटल मिला के। तो सबसे अधिक आपके तापीय से किया जाता है। और अगर दूसरा में हम लोग बोले तो आ जाएगा अक्षय ऊर्जा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला में तो तापीय हो गया, दूसरा में कौन है, दूसरा में आपके अक्षय ऊर्जा है, और तीसरा में कौन है, हाइड्रो परियोजना, जो पानी वाला बिजली बनता है, वो तीसरा नंबर पर है। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है कि अक्षय ऊर्जा में कौन कौन आता है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो अक्षय ऊर्जा के स्रोत में जो है छोटे जल विद्युत
परियोजना आते हैं, छोटे जल विद्युत परियोजना, ठीक है, बड़े नहीं, छोटे जल विद्युत परियोजना आते हैं। बायोमास गैसीफायर, बायोमास पावर, शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट पावर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की जो परियोजनाएं हैं ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं। जबकि यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं जो है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर नहीं आती हैं, क्यों ना वो पानी से क्यों ना बना हो, क्योंकि जो बड़ा परियोजना होता है आसपास को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, ठीक है, क्लाइमेट को। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 75 रेलवे स्टेशनों पर खादी व ग्राम उद्योग आयोग की प्रदर्शनी व बिक्री स्टॉल, तो इसे नोट कर लीजिएगा बस जानने के लिए आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि लॉकर्स के मामले में बैंकों के लिए आरबीआई के नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा कि क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि अगर बाढ़, भूकंप, बिजली गिर जाता है तो बैंक जिम्मेदार उसके लिए नहीं होगा, ठीक है। अगर लॉकर नष्ट हो जाता है, अगर बाढ़ आ जाता है, बिजली गिर जाता है, भूकंप आ जाता है, तो उससे नुकसान अगर होता है तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन बैंक जिम्मेदार कब होगा कि अगर लॉकर से कोई धोखाधड़ी कर लिया, कोई चोरी कर लिया, कोई डकैती कर लिया, भवन गिर गया, तो बैंक को जो है जुर्माना देना होगा, ठीक है, जुर्माना बैंक को देना होगा। और कितना जुर्माना देना होगा कि यह भरपाई लॉकर के सालाना किराए का अधिकतम 100 गुना होगा, ठीक है, तो देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि सार्वजनिक परिसंपत्तियों के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये क्या है इसमें आपको बता देते हैं हम सिंपल में, कि जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है, सरकार के द्वारा बोला गया कि जो भी सरकारी कंपनियां हैं उनका मैक्सिमम इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो उस कंपनी को, मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी को जो है प्राइवेट के हाथों में लिमिट टाइम के लिए, प्राइवेट के हाथों में लिमिट टाइम के लिए जो है लिमिट टाइम के लिए दे दिया जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि लिमिट टाइम के लिए दिया जाएगा, लेकिन जो ये आपके एक कंपनी था इसका मालिक कौन रहेगा, इसका मालिक सरकार ही रहेगा, लेकिन सिर्फ इसे रन करने के लिए जो है, इसे रन करने के लिए प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इसी को बोला गया है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। बाकी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, उसी चीज़ को सारे कुछ लिखा गया है। और सरकार का इसमें लक्ष्य है कि 4 वर्षों 2021-22 से 2024-25 तक जो है कितने पैसे जुटाना है, तो 6 लाख करोड़ रुपये जुटाना नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का उद्देश्य है। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, ठीक है, यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं अगर। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर बताया भी नीचे गया है कि सबसे अधिक जो पैसा कहाँ से मिलेगा, तो सड़क से सबसे अधिक पैसा मिलेगा 1,60,200 करोड़, ठीक है। उसके बाद रेलवे से, और तीसरा स्थान पर आपके है पावर ट्रांसमिशन से। इसे भी आप लोग नोट कर सकते हैं अगर जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन, नेचुरल गैस पाइपलाइन और टेलीकॉम, वेयर हाउसिंग, माइनिंग, एविएशन, पोर्ट, स्टेडियम, अर्बन रियल एस्टेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इधर क्या है, नेक्स्ट है कि निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कर एवं शुल्क वापसी की RODEP योजना, तो इसे नोट कर लीजिएगा कि RODEP योजना क्यों लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि HDFC बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर लगी रोक RBI ने हटाई, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फालतू न्यूज है। उसके बाद नेक्स्ट है नवीनतम समान ज्ञान। इसमें पहला इंपॉर्टेंट है EEF, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो रूस के व्लादिवोस्टोक में इसका आयोजन किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य से गठित, इसका उद्देश्य है कि रूस के सुदूर, जो ये पूरा रसिया है, ठीक है, पूरा रसिया है, और रसिया के इस साइड में आपके व्लादिवोस्टोक, तो रूस के सुदूर पूर्वी इलाके में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का उद्देश्य है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हैं। इसमें भारत का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि भारत भी उस एरिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि भारत को देखिए उस एरिया में जो ये पूरा बड़ा एरिया है, यहाँ पर नेचुरल गैस, तेल ओल है, तो भारत को इसका ज़रूरत है, तो भारत इस एरिया में इन्वेस्ट करना चाह भी रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है
नियुक्तियाँ। पहला इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा के जो कार्यकाल है 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा अजय भल्ला साहब का। ला गणेशन कहाँ के बने हैं राज्यपाल, तो जो ला गणेशन है मणिपुर के राज्यपाल बने हैं, इसे भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव जो गौबा है उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। इस सबको सिर्फ ऑनलाइन में नोट करना है कि इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, ठीक है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है, आपको लगेगा अच्छा इनका तो कार्यकाल खत्म हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि यादी गोदरेज के स्थान पर नादिर गोदरेज जो है गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए चेयरमैन होंगे, तो इसे बस इतना ही याद रखना, ठीक है, बाकी कुछ भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है हरीश पार्वतना नेनी, ये जर्मनी में भारत के राजदूत बने हैं, बस नोट कर लीजिए। मलेशिया में भारत के राजदूत कौन बने हैं, तो बी नागभूषण रेड्डी, ठीक है, बी नागभूषण रेड्डी बने हैं मलेशिया में भारत के राजदूत। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये BBI है, नोट कर लीजिएगा। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं, तो पंकज कुमार सिंह जो हैं सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक बने हैं। उसके बाद जो ITBP के महानिदेशक कौन बने हैं, तो संजय अरोरा, ठीक है, संजय अरोरा बने हैं, इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट BBI हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नोट नहीं करते हैं तो आप लोग ध्यान कम से कम रखा कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय में 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, ठीक है, और इस शपथ किसके द्वारा दिलाया गया है, तो इस शपथ दिलाया गया है मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने इन सभी को जो है पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं, तो 33 न्यायाधीश हैं, कितने 33 न्यायाधीश हैं। इसमें आपको याद रखना है कि 3 जो महिला हैं इनके नाम याद रखिएगा। एक का नाम है न्यायमूर्ति हेमा कोहली, दूसरा का नाम है न्यायमूर्ति बेबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी। जो नागरत्ना है इनको बोला जा रहा है कि 2027 में जो है 2027 में ये भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती हैं, CJI बन सकती हैं 2027 में। इसमें आपको याद रखना है कि भारत में प्रथम जो महिला कौन सी न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो पहला है न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, ठीक है, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी नोट कर लीजिएगा। ये कब से कब तक रहेंगी, तो 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक। लेकिन आज तक कोई भी महिला जो है आज तक कोई भी महिला जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाई है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत जो न्यायाधीश है उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया कौन कौन हैं, तो इसे देख लीजिए, ज़रूरत नहीं है। और आपको बता चुके हैं कि पोस्ट आपके 34 है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी 33 सीट आपके भरा हुआ है, 1 सीट खाली है, ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में इधर आइए, ये इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के जो नए महासचिव कौन बने हैं, तो रामा चरियूल, नोट कर लीजिएगा, रामा चरियूल बने हैं, ठीक है, राज्यसभा के नए महासचिव बने, इंपॉर्टेंट हैं। किसके स्थान पर ये बनते हैं, तो देश दीपक वर्मा के स्थान पर बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि JB मोहपात्रा CBDT के नए चेयरमैन बने हैं, बस जान लीजिए। उसके बाद है कि शांतिलाल जैन इंडियन बैंक के नए प्रबंधक निर्देशक बने हैं, इसे भी सिर्फ आपको जान लेना है, ठीक है, पढ़ लेना, आज रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है पुरस्कार, तो प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, तो 69 लोगों को दिया गया है। और इसमें आपको नोट कर लेना है कि 49 जो हैं सार्वजनिक क्षेत्र के कामगार थे और 20 जो है निजी क्षेत्र के कामगारों को दिया गया है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। बाकी कितना पैसा दिया जाता है आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि जो फर्स्ट है उसे कितना पैसा दिया जाता है, सेकंड कितना पैसा दिया जाता है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो तीनों चक्र है शांति काल का चक्र है, ठीक है, शांति काल वाला है। तो इसमें जो है अशोक चक्र किसे दिया गया है, तो बाबू राम को दिया गया, बाबू राम को जो है अशोक चक्र दिया गया, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा आपसे जाएगा। उसके बाद नीचे आपके है जो बाबू राम इनको मरणोपरांत दिया गया, ठीक है, मरणोपरांत दिया गया है। उसके बाद नीचे में आपके लिए क्या लिखा गया है कि शांति काल में वीरता का सर्वोच्च अशोक चक्र जम्मू कश्मीर पुलिस
ASI बाबूराम को मरणोपरांत दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल अल्ताफ़ हुसैन भट्ट को जो है मरणोपरांत जो है शांति में वीरता का दूसरा सर्वोच्च कीर्ति चक्र दिया गया। मतलब कीर्ति चक्र किसे दिया गया है, तो अल्ताफ़ हुसैन को दिया गया। उसके बाद जो है आपका तीसरा जो सर्वोच्च चक्र है शौर्य चक्र, ये किसे प्रदान किया गया है, तो इसे नोट कर लीजिए। ये 15 जो वीर जवान हैं उनको दिया गया है, तो ये तो ज़रूरत नहीं है। मेन आपको रखना है दो कि अशोक चक्र किसे दिया गया है, तो बाबूराम को दिया गया है। और उसके बाद आपको याद रखना है कीर्ति चक्र किसे दिया गया है, तो अल्ताफ़ हुसैन भट्ट को दिया गया है। आपको बता चुके हैं कि शांति काल में वीरता से संबंधित पुरस्कार है, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि उल्लेखनीय है कि युद्ध काल में जो है वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, तो परमवीर चक्र है। और उसके बाद जो है महावीर चक्र है। और उसके बाद जो है तीसरे नंबर का वीर चक्र है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर जो है पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। आपको याद होगा कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था अब उनका नाम चेंज कर दिया गया है। अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर कर दिया गया जो खेल रत्न जो पुरस्कार था, और मेजर ध्यानचंद्र उनके नाम पर कर दिया गया है। तो उसी एक तरीके से जवाब में जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और यह पुरस्कार जो है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो है विशिष्ट उपलब्धियों के लिए कंपनियों अथवा संस्थानों को जो है प्रति वर्ष 20 अगस्त को राजीव गांधी के जन्म दिवस पर दिया जाएगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको नोट कर लेना है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो बांग्लादेश के जो टीका वैज्ञानिक है जिनका नाम है फिरदौसी कादरी। आप लोग याद रखिएगा फिरदौसी कादरी, बाकी लोग तो बाकी जो नाम है याद भी नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन पाकिस्तान का एक और व्यक्ति उनका नाम याद रखिएगा, पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस विशेषज्ञ जिनका नाम है मोहम्मद अमजद साकिब, ठीक है, मोहम्मद अमजद साकिब, ये दो नाम याद रख सकते हैं, फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के हैं माइक्रो फाइनेंस विशेषज्ञ मोहम्मद अमजद साकिब, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये फिलीपींस के सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, फिलीपींस के सरकार के द्वारा दिया जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद किनका निर्धन हो गया, तो नोट कर लीजिएगा कल्याण सिंह का निर्धन हो गया। कल्याण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, साथ में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं। आपको याद रखना है कल्याण सिंह के समय में ही जो है 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या के बाबरी ढांचा को गिराया जाने के समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि 6 दिसंबर 1992 को जो है अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराया गया, तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो कल्याण सिंह थे, ठीक है, कल्याण सिंह से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि KP गोपाल राव 1971 के बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा के दौरान जो है 4 दिसंबर 1971 को कराची बंदरगाह पर बमबारी करने वाले भारतीय नौसेना के टास्क फोर्स के नायक रहे कोमोडोर KP गोपाल राव का जो है 94 वर्ष की उम्र में 9 अगस्त 1921 को मृत्यु हो गया चेन्नई में, ठीक है। उसके बाद गड मूलर, ये जर्मनी के फुटबॉलर हैं, बस आप लोग याद रखिएगा कि जर्मनी के फुटबॉलर हैं, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि सैयद हादिक हाकिम भारत के पूर्व वर्षों के जाने माने फुटबॉलर हैं, बस नोट कर लीजिएगा कि फुटबॉलर हैं। ये सब पूछता नहीं है, जो फेमस व्यक्ति रहेगा उसी के बारे में पूछा आपसे जाएगा जो। उसके बाद जो सिद्धार्थ शुक्ला ये टीबी से संबंधित थे, इनका हृदय आघात दिल का दौरा पड़ने से इनका मौत हो गया है। और आपको याद रखना है कि बिग बॉस के 13वें संस्करण के ये विजेता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि जैक्स रोगो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष जैक्स रोगो को जो है जैक्स रोगो हैं इनका मृत्यु हो गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि सैयद अली शाह गिलानी, तो हमारे लिए जरूर ईयर डे वीक, ठीक है। तो अगस्त में कौन कौन से आपके दिवस आए, तो 1 से 7 जो अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया, और 2 अगस्त को दादर एवं नागर हवेली को मुक्त कराए जाने की वर्षगांठ मनाई गई। और इसमें आगे याद रखना है कि 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया, ठीक है, और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। और उसके बाद 9 अगस्त को जो है नागासाकी दिवस,
क्रांति दिवस, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद 10 अगस्त VVI से नोट कर लीजिएगा, विश्व जैव ईंधन दिवस, ठीक है। विश्व जैव ईंधन दिवस जो है 10 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद 10 अगस्त को आगे क्या है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, तो ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन चर्चा में बहुत कम रहता है, ठीक है ये। उसके बाद 12 अगस्त को है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। और 12 अगस्त को फिर गज दिवस ही मनाया जाता है, ठीक है। जो हमारे युवा होते हैं वो हाथी के समान होते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। और 14 अगस्त को जो है विभाजन विभीषका स्मृति दिवस भी मनाने जाने की घोषणा कर दी गई है भारत सरकार के द्वारा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पढ़ सकते हैं कि विभीषका क्यों, नफरत एवं हिंसा के चलते जो है देश में लाखों भाई बहनों की जान गई थी और लोगों को विस्थापित करना पड़ा था। इसी को याद में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और उसके बाद है कि 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस भारत का, साथ में भारत के अतिरिक्त जो है दक्षिण कोरिया, कांगो, बहरीन के भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, किन किन देश का जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। साथ में 15 अगस्त को जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस भी है। क्यों है, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान की इस दिन हत्या कर दी जाती है 1975 में, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि 17 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 17 अगस्त को जो है इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, बस इसे देख लीजिएगा, याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 21 अगस्त को जो है विश्व मधुमक्खी दिवस, ठीक है, वर्ल्ड हनी बी डे, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा चुपचाप। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है, ठीक है। 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र का जन्म दिवस है। और 29 अगस्त को क्या है, तो तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तेलुगु कवि जो है गी डुग्गू वेंकट राममूर्ति के जन्म दिवस को आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा के दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे आप लोग देख सकते हैं। ओवरशूट डे 2021, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओवरशूट डे क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 29 जुलाई 2021 को जो अर्थ ओवरशूट डे होने का अर्थ है कि पूरे वर्ष 2021 में प्राकृतिक संसाधनों का जितना उपभोग मानव को करना चाहिए था वह वर्ष के शुरू के 7 महीने में ही 29 जुलाई तक कर लिया गया है। और पिछले वर्ष 2020 में यह 22 अगस्त को, और उससे पूर्व 2019 में जो है, सिंपल से कहने का मतलब है ना कि जैसे कि आपके लिए 12 दिन का खाना था, ठीक है, लेकिन आप खाना खा गए 8 दिन में, तो जो 9वां दिन है मना दिया गया अर्थ ओवरशूट डे, इसी प्रकार से कि जैसे कि भारत बोले पूरी दुनिया का जो इस्तेमाल करने का संसाधन था वो 12 महीने के लिए था, लेकिन इस्तेमाल कर लिया इंसान 8 ही महीना में, तो 4 महीना जो एक तरीके से एक्स्ट्रा जो है ना दोहन कर रहा पृथ्वी को, इसीलिए तो अर्थ ओवरशूट डे इसीलिए मनाया जाता है कि इंसान को बताया जाए कि आप जो है 12 महीने का जो आपका संसाधन था आपने पहले ही इस्तेमाल कर लिया है, अब आप एक्स्ट्रा संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद पुस्तक है, तो पुस्तक आप देख लीजिएगा, इसमें है कि स्टार गेमिंग गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है, तो रवि शास्त्री के द्वारा लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट बुक है नहीं, आप लोग पढ़ सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए। ये आपके है ऑन इन आत्मकथा किसका है, तो बिली जीन किंग। आपको जो एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जो फेमस राइटर होते हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है, तो ये लोग तो बहुत अनजान है, तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लिख सकते हैं, लेकिन हम तो बोलेंगे मत लिखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, उतना कहाँ साथ रख पाइएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक्सीडेंट, भारतीय वायुसेना का जो MiG-21 विमान है बाड़मेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो बस ठीक है, जान लीजिए। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो जो ऑपरेशन देवी शक्ति है ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफ़गानिस्तान में जो भी भारतीय फंसे हुए थे, भारत के कर्मचारी, उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रूस में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जपड़ 2021 में भारत की भागीदारी, तो आपको नोट कर लेना है कि जो जपड़ 2021 ये कहाँ पर होता है, ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन रूस में किया जाता है, जिसमें
भारत शामिल होता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत बेरूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21, ठीक है, इंद्र 21 कहाँ पर होता है, तो रूस के वोल्गोग्रैड में होता है, ठीक है, वोल्गोग्रैड में आयोजन किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो इंद्र जो अभ्यास है भारत और रसिया के बीच में होता है। उसके बाद काजिंद, जो काजिंद अभ्यास है किसके किसके बीच में होता है, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है, ठीक है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो कजाकिस्तान में जो आयसा बेबी स्थित प्रशिक्षण सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है मिसलेनियस में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ये क्या, इसे पढ़ लीजिए। इसमें है कि जो दिव्यांग जनों के एक बड़े दल ने विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन पर चढ़ाई का एक अभियान अगस्त 2021 में शुरू हुआ था। इसे ऑपरेशन ब्लू नाम दिया गया था, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम इसका नाम दिया गया था, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2021, और जो मालाबार 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो प्रशांत महासागर में इसका आयोजन किया गया था। इसमें शामिल कौन कौन होता है, तो इसमें नोट कर लीजिएगा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल होता है। और इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जापान कब से परमानेंट शामिल होने लगा, तो जापान इसमें परमानेंट जो 2014 से परमानेंट शामिल होने लगता है, 2014 से जो है जापान इसमें जो है परमानेंट शामिल होने लगता है। और जो क्वाड है, क्वाड में कितने कंट्री हैं, तो जो मालाबार में जितने कंट्री हैं आपके 4 कंट्री, तो 4 कंट्री वही कंट्री आपके क्वाड में, नोट कर लीजिएगा। जो क्वाड एक तरीके से ये चाइना को बैलेंस करने के लिए ही बनाया गया है, ठीक है, लेकिन हम डॉक्यूमेंट्स में इस चीज़ को लिखते नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट, उसके बाद नेक्स्ट आइए राज्य समाचार में देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए। तो जो इलाहाबाद का नाम चेंज करके कर दिया है प्रयागराज, फैजाबाद का नाम चेंज करके अयोध्या कर दिया गया है, ठीक है, अयोध्या। उसके बाद जो आगे है इसमें फिरोजाबाद का नाम जो है चंद्रनगर, और मैनपुरी का नाम मयन नगरी, और अलीगढ़ का नाम हरिगढ़, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए इसमें अलीगढ़ का नाम तो हरिगढ़ हो गया है, लेकिन जो आपका फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर और मैनपुरी का नाम जो है मयन नगरी, से हमें पता नहीं कि हुआ कि नहीं हुआ, इसे आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, इसे सर्च कर लीजिएगा, आप लोग गूगल कर लीजिएगा एक बार। अलीगढ़ का नाम तो जो हरिगढ़ है हो गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के पुरस्कार, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है कि बुलंदशहर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज व लखनऊ स्थित कैंसर संस्थान के नामकरण कल्याण सिंह के नाम पर कर दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब जो यूपी के एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी जो था यूपी के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो यूपी वाले हैं इसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई, आपको बस इतना ही याद रखना है। इसके तहत जो है 6,000 रुपये की जो राशि है लाभार्थी के परिवार के जो मुखिया होते हैं उनके बैंक खाते में दी जाती है, डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से। साथ में आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में 4 नए ज़िले बनाए गए हैं। अब छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हो गए हैं, अब छत्तीसगढ़ में 32 ज़िले हैं, ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में 32 ज़िले हो गए, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए वीवीआई है, ठीक है, ये बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए वीवीआई है, इसे नोट कर लीजिएगा कि बिहार में जो है पंचायत चुनाव कितने चरणों में होगा। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में जो है पंचायत चुनाव कितने चरणों में होगा, तो 11 चरण में, पहला पॉइंट याद रखना है। और बिहार में जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है, और इसकी घोषणा कब की जाती है, तो 24 सितंबर को इसकी घोषणा की जाती है, ठीक है, 24 सितंबर को इसकी घोषणा की जाती है। और जो पंचायत चुनाव है कब से कब तक होगा, तो 24 सितंबर से 12 दिसंबर के दौरान जो है 11 चरणों में संपन्न होगा, नोट कर लीजिएगा। जो आचार संहिता 24 से लागू हो गया था, 24 सितंबर से, और 12 दिसंबर तक जो है चलेगा, ठीक है, 12 दिसंबर तक चलेगा। टोटल आपके 11 चरणों में जो है मतदान होगा बिहार में पंचायती राज का, क्योंकि बीपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद खेल कूद से है कि
विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो केनिया के नैरोबी में किया गया था। इसमें भारत कितना पदक जीतता है? तो भारत ने 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारत टोटल आपके 3 पदक जीतता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें देख लीजिए कि जो पहला स्थान आपके केनिया को रहता है, उसने 16 पदक जीतता है। और शैली सिंह और अमित कुमार के द्वारा भारत जो है भारत की तरफ से पदक जीता जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है कि टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक स्पर्धाओं में 3 नए विश्व रिकॉर्ड बना है। तो पहला जो बना है महिलाओं की तिहरी कूद में बना है, दूसरा है कि पुरुष के 400 मीटर की बाधा दौड़ में, और तीसरा है महिलाओं के 400 मीटर की बाधा दौड़ में। से नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। और इनका नाम भी याद रखिएगा कि महिलाओं की जो तिहरी कूद है उसका नाम, जो रिकॉर्ड बना है उनका नाम क्या है? तो यूलीमार रोजास, ठीक है। और जो पुरुष में 400 मीटर की जो बाधा दौड़ में रिकॉर्ड बनाया उनका नाम क्या है? तो कार्स्टेन बारहोम, ठीक है। उसके बाद महिलाओं के जो 400 मीटर में जो बाधा दौड़ में रिकॉर्ड बनाई उनका नाम है सिडनी माइकला फिलिकन। नाम थोड़ा सा अजीब है ना। उसके बाद आपको देखना है कि बैडमिंटन में अश्वनी पोनप्पा व यन सिकड़ी रेड्डी की जोड़ी डेनमार्क मास्टर्स बैडमिंटन में उपविजेता रही, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। सिर्फ इस पॉइंट को आपको याद रखना है, बाकी अंदर में पढ़ना भी नहीं है आपको अंदर जाके कि क्या लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध T20 श्रृंखला बांग्लादेश ने 4-1 से जीती है, बस जान लीजिए। उसके बाद ये तो हमारे लिए काम का है नहीं, जो काम का अंदर है उसे डिस्कस नहीं करेंगे। और इसमें यह है कि फुटबॉल से संबंधित है कि डुरंड कप का 130वां संस्करण सितंबर-अक्टूबर 2021 में इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये 2 व्यक्ति नीचे हैं कि बार्सिलोना AFC का साथ छोड़ लियोन मेसी जो हैं किससे जुड़ गए हैं? तो पेरिस सेंट जर्मेन से जुड़ गए हैं। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। पेरिस सेंट जर्मेन से जुड़ गए हैं कौन? लियोन मेसी, ठीक है। पहले थे बार्सिलोना में। उसके बाद नेक्स्ट है टेबल टेनिस से कि WTT कंटेंडर बुडापेस्ट 2021 में भारत के जी साथीयान व मनिका बत्रा का मिश्रित युगल खिताब। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये एक बार पढ़ लीजिए, वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका आयोजन आपके अमेरिका के ओहियो में किया गया था 15 से 22 अगस्त को। इसके जो पुरुष के विजेता हैं इसमें है एलेक्जेंडर ज्वेरेन, और उपविजेता हैं आंद्रे रूबेल। जो एकल महिला उसके विजेता कौन है? तो इसमें विजेता हैं एस्ले बाल्टी, और उपविजेता है जील टी चमान, ये स्विट्जरलैंड के हैं। इसे पढ़ लीजिएगा, बस याद रहेगा तो चलेगा, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद है कि टोक्यो में अनुशासनहीनता के आरोप पर विनेश फोगाट का निलंबन चेतावनी के पश्चात वापस कर लिया गया है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फार्मूला 1 रेस, हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स व बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, इसमें कि अगस्त 2021 में 2 फार्मूला रेसों का आयोजन कहाँ कहाँ होता है? तो एक होता है हंगरी में, ठीक है, एक होता है हंगरी में, ये हंगरी में होता है। एक सेकंड, ये कहाँ चला गया? हाँ, एक होता है हंगरी में, एक आपके होता है बेल्जियम में। इसमें आपको याद रखना है कि जो हंगरी में कौन जीतता है? तो जो हंगरी में जीतता है ओकोन जीतता है, ठीक है। एल्पाइन टीम के ओकोन विजेता रहे, नाम उनका नाम ही है ओकोन, ठीक है। जबकि जो बेल्जियम में होता है उसके विजेता का नाम क्या है? तो उनके जो विजेता का नाम है अस्टारपेन, ठीक है, अस्टारपेन। नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है विविध टोक्यो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी के कोच। जो पहले भारतीय खिलाड़ी हैं टोक्यो ओलंपिक में, उनके कोच का नाम लिखा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले भारत कितना पदक जीतता है? तो टोक्यो ओलंपिक में तो 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीतता है। टोटल आपके 7 पदक जीता जाता है। इसमें
जो नीरज चोपड़ा हैं इनके द्वारा गोल्ड जीता जाता है जेवलिन थ्रो में। और इनके जो कोच का नाम क्या है, क्लाउड बार्टोनिट्ज इनके जो कोच हैं उनका नाम है, ठीक है। उसके बाद मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलन से संबंधित है, इनके द्वारा रजत पदक जीता गया, इनके कोच का नाम है विनय शर्मा जो भारत के हैं। उसके बाद रवि दहिया, ये कुश्ती से संबंधित हैं, इनके द्वारा जीता गया रजत पदक और इनका जो कोच का नाम है कमाल मलिकोव, ये कहाँ के हैं, रूस के हैं। उसके बाद बजरंग पुनिया, ये कुश्ती से संबंधित है, इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया, इनके कोच कहाँ के हैं, जॉर्जिया के हैं, जिनका नाम है सार्को बेंटिनिडियस। उसके बाद है लवलीना बोरगोहेन, ये मुक्केबाजी से संबंधित है, इनके कोच का नाम क्या है, ये राफेल वर्ग मास्को, ये इटली के हैं और इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था। पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन से संबंधित है और इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है, इनके कोच का नाम है पार्क ताऊ संग, ठीक है, ये दक्षिण कोरिया के हैं। उसके बाद पुरुषों की जो हॉकी टीम है इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया, इनके जो कोच है नाम याद रखिएगा ग्राहा रीड, ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि ऑस्ट्रेलियाई तैराक एम्मा मैक्यून टोक्यो ओलंपिक में जो है सर्वाधिक 7 पदक जीतने वाली एथलीट हैं और इनके द्वारा जो है 4 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीता गया था, जबकि सर्वाधिक 5 स्वर्ण अमेरिकी तैराक कैलेब ड्रेसल के द्वारा जीता गया है एक ही ओलंपिक में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये भी आपके एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीतती हैं, जिनमें 4 स्वर्ण होता है और 3 कांस्य होता है, जबकि अमेरिका के जो कैलेब ड्रेसल हैं इनके द्वारा 5 स्वर्ण जीता जाता है एक ही ओलंपिक में, ठीक है। उसके बाद टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का अभूतपूर्व प्रदर्शन के बारे में है, ठीक है। ये क्या होता है, पैरा ओलंपिक खेल शारीरिक रूप से जो है अशक्त खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक होता है, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि भारत के द्वारा कितना पदक जीता गया है, तो टोटल भारत के द्वारा 19 पदक जीता गया है। आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा और इसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीता गया है। भारत पहली बार जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक में कब शामिल हुआ था, तो 1968 में, और 1968 से 2016 तक जो है भारत मात्र 12 पदक जीता था, जबकि 2020 के जो पैरा ओलंपिक 2020 का है ऑफिशियली तरीके से, लेकिन इसका आयोजन किया गया 2021 में, तो 19 पदक जीत गया, ठीक है। तो भारत अब टोटल कितने पदक होंगे भारत के पास टोटल आपके अब 31 पदक हो गया है। उसके बाद जो खिलाड़ी हैं इनके बारे में नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि अबनी लेखरा निशानेबाजी में 2 पदक जीतती हैं, ठीक है, जो अबनी लेखरा हैं निशानेबाजी में 2 पदक जीतती हैं। साथ में है सुमित अंतिल, जेवेलियन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता गया है। उसके बाद है सिहराज आधना, निशानेबाजी में दोहरे पदक, मतलब निशानेबाजी में 2 पदक ये भी जीते हैं। सिहराज आधना इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है मनीष नरवाल, निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता गया है। और कृष्ण नागर, बैडमिंटन में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। जबकि राहुल येलबाई, जो ये सुहास येलबाई जो है ये नोएडा के डीएम थे। पैरा ओलंपिक में जो है पदक जीतने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के पहले अधिकारी हैं, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ठीक है, नीचे में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, इसे पढ़ लीजिए। अबनी लेखरा जो है महिलाओं की 50 मीटर एयर राइफल में जो है स्टैंडिंग एसएच में स्वर्ण पदक जीती हैं। सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो, मनीष नरवाल पुरुषों की P4 मिश्रित 50 मीटर पिस्टल में SH1 में जो है इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। और प्रमोद भगत बैडमिंटन के द्वारा, और कृष्ण नागर जो है बैडमिंटन में जीतते हैं। इतना आपको नोट कर लेना है। बाकी रजत पदक किन के द्वारा जीता गया इसे भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। और कांस्य पदक किसके द्वारा जीता गया इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सारे को वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि भारत कब कब कितना पदक जीता है, इसका यहाँ पर डिटेल दिया गया है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। साथ में उसके बाद आपको याद रखना है नीचे कि पहला स्थान किस देश को इसमें मिला पैरा ओलंपिक में, तो पहला स्थान चीन को मिला है। 96 स्वर्ण, 60 रजत, 51 कांस्य, टोटल आपके 207 पदक जीतता है। और ब्रिटेन को आपके दूसरा स्थान मिलता है, ठीक है, ब्रिटेन को दूसरा स्थान मिलता है। और उसके बाद आपको नीचे याद रखना है कि इसमें जो आपके पैरा ओलंपिक है इसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, तो टेक चंद्र, नोट कर लीजिएगा। टेक चंद्र जो है भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे, जबकि आपको याद रखना है उद्घाटन समारोह में टेक चंद्र आपके ध्वजवाहक थे, जबकि
समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? अवनी लेखरा, ठीक है, अवनी लेखरा। और उसके बाद शुभंकर क्या था पैरा ओलंपिक का? तो सोमेटी था, ठीक है। जबकि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था उसमें शुभंकर क्या था? तो मीराई तोबा, नोट कर लीजिएगा, मीराई तोबा था, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जितना भी इंपॉर्टेंट था प्रतियोगिता दर्पण से सारे न्यूज़ को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर देखिए आप लोग साथ दीजिएगा तो जो इसी प्रकार से सभी बुक को हम लाएंगे, और इसमें अगर इस प्रकार से अगर बुक को लाते हैं हम लोग तो आपको क्वेश्चन छूटने का कोई भी चांस नहीं होता है। अगर आप क्वेश्चन कीजिएगा तो वहाँ पर चांस रहेगा क्वेश्चन छूट जाएगा, लेकिन यहाँ पर से क्वेश्चन एक भी एग्ज़ाम के लिए नहीं छूटेगा। तो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और इसका PDF हम टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।